रीबर्थ ऑफ माई लॉयल किंग एपिसोड 8। ओज सो रही था और अचानक उसकी आंख खुली। उसे अपने पास कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो, और उसने धीरे से अपना सर दूसरी ओर करके देखा तो उसके पास सो रहा तिमिर नींद में बड़बड़ा रहा था। वो क्या बोल रहा था ये तो ओज को समझ में नहीं आया। तिमिर के चेहरे पर पसीना और माथे पर वो बोल पड़े हुए बता रहे थे कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था। उसे ऐसे देख ओज खुद में ही बोली, सबको डराता है और पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो सपने में इसे डराती है। न जाने क्या ऐसा देखा है जो इतना डर जाता है, उसने बोला और धीरे से अपना हाथ उठाने की कोशिश की, पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसे। मगर फिर भी उसने अपना हाथ उठाया और तिमिर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तिमिर उठो, क्या हुआ तुम्हें? तिमिर क्या हो रहा है तुम्हें? और तिमिर की एकदम से आंख खुली। उसने जैसे ही नींद में अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस किया, उसने जोर से हाथ झटका और उठकर बैठ गया। और उसका ये मूव ओए को तकलीफ पहुंचा गया। वो जोर से कराही। तिमिर उसकी आवाज सुनकर एकदम से हैरानी से उसे देखने लगा, जैसे उसे समझ ना आया हो कि क्या हुआ। उसके चेहरे पर वो हैरानी, परेशानी, वो पसीना सब बता रहा था कि वो खुद अनजान था कि हुआ क्या। और उसे ऐसे देखो उसने अपने दर्द को भूल कर उसे संभालते हुए कहा, तिमिर सब ठीक है। इतने क्यों घबराए हुए हो? तुमने सपना देखा है, बस सिर्फ एक सपना। तिमिर जो अब जाकर होश में आया था, और अब उसे समझ में आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने तुरंत अपने बालों में हाथ फेरा और अपने चेहरे को दोनों हाथों से अच्छे से पूछते हुए बोला, कुछ नहीं, वो बस सपना देखा था। और वो उठकर बाथरूम में चला गया। ओज बस उसे जाता हुआ देखती रही। वो जानती थी कि तिमिर बुरे सपने देखता है। उसके साथ कई बार ये हो चुका है कि उसने तिमिर को ऐसी हालत में सोते हुए देखा है, जब वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है, पर ओज ने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। पर अब उसे समझ में आ रहा है कि कुछ है या कुछ था, जो तिमिर को नींद में भी परेशान करता था, जो उसे सोने नहीं देता था। वो यही सब सो रही थी, पर अब उसकी नजर अपने हाथ पर चली गई। तिमिर के झटके की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाए, भलाई का जमाना ही नहीं है, ऊपर से मुझे चोट पहुंचा दी। और वो बस ऐसे ही लेटे हुए सीलिंग को घूरने लगी। अब नींद तो उसे आने वाली नहीं थी। ओज वैसे ही लेटी हुई थी और तिमिर नहा कर ही बाहर आया। वो पूरा रेडी होकर आया। इस घर में भी यही था, कमरे से बड़ा बाथरूम, बाथरूम के अंदर ही दूसरा कमरा जिसमें पूरा वार्डरोब बनाया हुआ था। एक तरफ तिमिर का सारा सामान था और दूसरी तरफ की दीवार पर ओज का सारा सामान रखा था। पर ओज को इस चीज का पता ही नहीं था, क्योंकि वो इस घर में जब से आई थी, सिर्फ बेड पर लेटी हुई थी और उसे यहाँ आए इतना वक्त भी तो नहीं हुआ था। वो शांति से लेटी हुई थी और तिमिर रेडी होकर बाहर आया। उसे देखते ही वो हैरान रह गई। अभी कुछ देर पहले तक ये इंसान इतना डरा हुआ लग रहा था, और अब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओज हैरानी से देख रही थी और तिमिर उसके सामने आते हुए उसके पास आकर बैठते हुए बोला, रूटीन क्या है तुम्हारा? ओज ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे क्या पता, नस को पता होगा। अभी उसने ये कहा ही था कि दरवाजा खुला और अंदर आते हुए संध्या ने कहा, मिस्टर धनराजगिल, जैसा कि आपने कहा था, सबसे पहले मैं को स्पंज बाथ दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें कुछ मेडिसिन दी जानी है, जो खाने के पहले देनी, फिर उनका खाना होगा, उसके बाद फिर से उन्हें मेडिसिन देनी है, और मेडिसिन के बाद वो 2-3 घंटे नींद लगी, फिर उठने के बाद वो ऐसे लेटी रहेंगी। वो कुछ नहीं कर सकती। बेचारी संध्या एकदम से सकपका गई, क्योंकि तिमिर ने उसे जो रूटीन बनकर दिया था उसमें यही था कि ओस को बस खाना है, सोना है, दवाई लेनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और ये स्पॉन्ज बाथ का इसलिए क्योंकि तिमिर जानता था कि ओस को नहाए बिना चैन नहीं आने वाला। और उसकी बात सुन ओस ने वापस से तिमिर की तरफ देखा। अभी ये इंसान उसे पूछ रहा था कि रूटीन क्या है, और अब क्या पता चल रहा है कि उसने खुद उसका रूटीन बना रखा है। ओज उसे देखने लगी और तिमिर ने कहा, ठीक है तो फिर रूटीन के अकॉर्डिंग काम करो। और वो इतना बोल वहां से चला गया। ओज बस उसे देखते रह गई, मतलब क्या ही बोले वो इस इंसान को। और उसके जाने के बाद संध्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं अभी आपको स्पॉन्ज बाथ देने के लिए पानी और कपड़ा ले आती हूँ। और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वो आई तो ओज ने कहा, तिमिर ने तुम्हें रूटीन कब बना कर दिया? संध्या अपना काम करे जा रही थी और वो वैसे ही बोली, जब मैं यहाँ आई भी नहीं थी, उन्होंने जब हायर किया था मुझे, तब आपका रूटीन साथ में भेजा था और मुझे साफ कहा था कि आपका अच्छे से ख्याल रखूं, सारा ध्यान आप पर होगा, उसके अलावा किसी चीज पर मैं ध्यान ना दूं। और उसकी सारी बातें सुनकर ओज बोली, इतनी फिक्र इस इंसान को मेरी? संध्या हल्का सा हंसी और बोली, उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, और ये तो उनके चार चलन में उनकी
हरकतों में दिखता है। और ओज ने उसे घूरा और बोली, अगर तुम कहती कि बातों में दिखता है तो मुझे समझ में भी आता, हरकत तो मैं कहाँ दिखता है, हमेशा तो डराता रहता है। वो बड़बड़ा रही थी और संध्या बस हंस रही थी, क्योंकि उसे इन 2 दिनों में इतना तो समझ में आ गया था कि तिमिर को फिक्र जताना आता नहीं था। वो ओस को शायद बोलता नहीं था या उसके सामने एक्ट नहीं करता था, पर उसे फिक्र थी ओस की। ये चीज शायद तिमिर को भी पता ना हो, पर संध्या को समझ में आ चुकी थी। शायद वो बहुत ज्यादा समझदार थी और शायद अब उसे तिमिर के बारे में सब कुछ पता था। वो वैसे ही रूटीन के अकॉर्डिंग ओस को पहले बात देने लगी। उसके बाद उसने ओस को हल्के से कपड़े पहनाए, फिर उसे दवाइयां दी और उसका ब्रेकफास्ट लेकर उसे करने लगी। वो जब पूरी तरह फ्री हो गई तो संध्या ने कहा, अब आप सो जाए। पर आज ओस को नींद नहीं आ रही थी और आएगी भी कैसे। उसे उठे अभी मुश्किल से 2 घंटे हुए होंगे। और वो बोली, पर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नहीं सोना, क्या तुम मुझे व्हीलचेयर पर बाहर ले जाओगी। संध्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैम, मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकती, सर ने मना किया है। आप प्लीज यही रहिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं बुक पढ़कर सुना दूं। अभी उसने ये कहा ही था कि बाहर से आवाज आई, इससे भी अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। दोनों ने उसे तरफ देखा तो तिमिर था। वो अंदर आया और उसके पीछे 2-3 लोग कई सारे हैंगर्स लेकर आए जिस पर काफी सारे कपड़े टंगे हुए थे। और ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, ये क्या था। और तिमिर उसके सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, मुझे एक पार्टी के लिए कपड़े डिसाइड करने हैं, तुम मेरी हेल्प कर दो, इससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम इतनी बोर हो जाओगी कि नींद भी आ जाएगी। बाहर जाने का सवाल नहीं होगा। ओज ने उसे घूरा और बोली, इससे अच्छा मैं सो ही जाती हूँ। तिमिर ने एक इविल स्माइल की और बोला, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कपड़े सेलेक्ट करने में हेल्प करोगी और जागती रहोगी। और वो एक सूट लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद ओज गुस्से में बड़बड़ाए, शादी के लिए तो मर्जी पूछी नहीं और अपने कपड़ों के लिए मर्जी पूछ रहा है, दिमाग खराब है इसका। अब क्योंकि तिमिर ने उसे जगाने को जो कहा था और वो कुछ देर में एक ब्लू कलर का सूट पहन कर आया। ये नेवी ब्लू कलर का सूट था जो 3 पीस था और सच में ये काफी अच्छा लग रहा था तिमिर पर। और तिमिर ओस के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, कैसा लग रहा है। ओस 2 पल के लिए तो कुछ बोल नहीं पाए, बट फिर भी वो उबते हुए बोली, अच्छा लग रहा है, ले लो और मुझे सोने दो। पर तिमिर ने कहा, कुछ और ट्राई करने दो। और वो ऐसे ही 2-4 सूट लेकर अंदर चला गया। बेचारी ओस, वो परेशानी लिए बस जाते हुए तिमिर को देखती रही और ऐसे ही तिमिर ने उसे लगभग 3-4 अलग अलग सूट पहन कर दिखाए, पर उसे एक भी पसंद नहीं आया। यहाँ ओस को वो हर सूट में अच्छा लगा था। वो बार बार बोल रही थी, ये पहन लो, ये अच्छा है, वो कर लो। पर तिमिर तो बस जैसे उसे परेशान कर रहा था, उसे सोने नहीं देना चाहता था और ओस भी अच्छे से समझ रही थी। लास्ट में तिमिर जो सूट पहनकर आया वो ग्रे कलर का था और उसने कहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। और वो जैसे ही दूसरे सूट की तरफ जाने को हुआ कि ओज ने कहा, 1 मिनट। तिमिर ने नजर उठाकर उसे देखा तो ओज ने उन आदमियों की तरफ देखा जो अपने हाथों में सूट पकड़े खड़े थे। उसने उन सारे सूट की तरफ एक नजर देखा और फिर बोली, वो 3rd वाला सूट, वो ट्राई करो। तिमिर ने उस तरफ देखा तो 3rd सूट ब्लैक कलर का था, जो ब्लैक 3 पीस सूट, कस्टम मेड। तिमिर ने वो लिया और वापस चला गया। और कुछ देर में वो उस शूट को पहनकर वापस बाहर आया। ओज इस बार ना कुछ कह पाए, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तिमिर ने उसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि सच में इसमें तिमिर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम डैशिंग। वो आईने के सामने खड़ा अपने आप को देखते हुए बोला, ये परफेक्ट है, इसे सेलेक्ट करते हैं। उसकी बात सुन ओज ने गहरी सांस ली और बोली, थैंक गॉड इसे कुछ पसंद आया। और वो तुरंत संध्या की तरफ देखने लगी जैसे बोल रही हो कि मुझे बस हटा दो इस इंसान की नजरों के सामने से। संध्या भी समझ गई और उसने ओस को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया उसके चेहरे तक। तिमिर ने एक नजर संध्या को देखा तो उसने नजर नीचे करते कहा, सॉरी, और वो वहां से चली गई। तिमिर ने बाकी लोगों को भी जाने का इशारा किया और फिर उस शूट को वापस अच्छे से देखने लगा। उनके जाते ही ओस ब्लैंकेट के अंदर से ही बोली, वैसे किस पार्टी में जाने के लिए इतने सिलेक्शन हो रहे हैं। तिमिर उसके पास आया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूं जसवंत श्री का। जैसे ही ओज ने सुना वो एकदम से खुश होते हुए बोली, वो परफ्यूम अंपार, 50 साल पुराना बात से कंसीओ। और ओज मुस्कुरा कर बोली, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तिमिर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई जैसे वो कह रहा हो, हाँ कांग्रेचुलेशन, पर इसलिए क्योंकि जसवंत सा की बर्बादी का सफर शुरू होने जा रहा था।
उसने कहा कंग्रेचुलेशन नहीं बेस्ट ऑफ लक कहो, और ओज भी बोली बेस्ट ऑफ लक, इस बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाना और इसका नाम और रोशन करना। उसकी बात सुन तिमिर वैसे ही ईविल स्माइल के साथ बोला, गलत इरादे हैं मेरे, इनमें अच्छाई की मोहर नहीं लगानी मुझे, और वो इतना बोल वहां से चला गया। यहाँ ओस खुद में ही बुदबुदाई, पागल आदमी है, बिजनेस ज्वाइन करने वाला है और बातें देखो इसकी। अगर उसकी सारी बातें हकीकत हो गई ना तो बिजनेस को तो बर्बाद करके रख देगा ये। उद्धरण चिन्ह। उदयपुर, तनुषा विला। एक दिन ऐसे ही बीत चुका था और वो दिन भी आ गया जब शाम को पार्टी थी। तिमिर रेडी था और कुछ ही देर में जसवंत सा की कार उसे लेने आ चुकी थी। तिमिल अपने कमरे में खड़ा था। वो इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक सूट पहना था, ब्लैक शूज, हाथ में ब्लैक घड़ी, बालों को जेल लगाकर सेट कर रखा था, कान में छोटी सी कली वाली पहन रखी थी और सच में वो क्या गजब ढा रहा था। ओज उसे देख रही थी, उसकी नजरें नहीं हट रही थी और ये तिमिर भी अच्छे से जानता था कि वो उसे ही देख रही है। वो आईने के सामने से हटा और उसके सामने आते हुए बोला, मुझे आने में देर हो जाएगी। और ओज बिना किसी भाव के बोली, हाँ तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना करूंगी। तिमिर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो ओज के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। ओज एक पल को हैरान रह गई और तिमिर उससे अलग होते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात किया करो, जेल बर्ड तुम्हारी बात मानने की शर्त रखी थी, बातें सुनने की नहीं। और उसने एक बार फिर ओज के माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। नीचे आया तो नीचे 3-4 कार्स खड़ी थी और एक कार में जसवंत सा तिमिर का इंतजार कर रहे थे। तिमिर आकर उनकी कार में बैकसीट पर उनके पास बैठा। वो उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, अच्छे लग रहे हो। तिमिर ने स्माइल के साथ उन्हें देखा और बोला था, माशा भी बहुत अच्छा होगा। जसवंत सा उसे घूरते हुए बोले, आज कोई तमाशा नहीं करोगे तुम तिमिर, तुमने खुद ये फैसला किया था कि तुम इस बिजनेस में कदम रखोगे, परफ्यूम अंपायर के सीईओ बनोगे, तो अब तुम कोई तमाशा नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे कहा तिमिल कुछ भी नहीं बोला और बस सामने देखने लगा और कार स्टार्ट कर दी गई। कुछ ही देर में वो सारी कार एक वेन्यू के पास आकर रुक। सच में ये वेन्यू काफी बड़ा था। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और गार्डन एरिया में होने की वजह से बीचों बीच बस एक स्टेज लगाया हुआ था, बाकी सब कुछ खुला था। उन्हें देखते ही वहां पर मीडिया भी अपना कैमरा और माइक लेकर आ गई और तिमिर से और जसवंत साहब से कई तरह के सवाल करने लगी। पर दोनों ने ही हर चीज को इग्नोर किया। जसवंत सा तिमिर को लेकर सबसे पहले सीधा स्टेज पर आ गए और आते ही उन्होंने अपने हाथ में माइक लिया और बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जेडी परफ्यूम अंपायर को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। उज्जैन के कन्नौज से शुरू हुई एक छोटी सी इत्र की दुकान से जेडी परफ्यूम अंपायर तक का सफर बहुत बड़ा रहा। बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ संभाला और आज हम इस मुकाम पर हैं। और आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज 50 साल बाद इस अंपायर को अपना दूसरा सीईओ मिलने वाला है। उनके ये कहते ही सब तालियां बजाने लगे और जसवंत सा ने तिमित के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और इस परफ्यूम अंपायर के दूसरे सीईओ बनेंगे हमारे पोते तिमिर धनराज गिल। उनके ये कहते ही हर तरफ लगाए वो क्रैकर्स जल उठे और आसमान में एक आतिशबाजी शुरू हो गई। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। ये सच में काफी अच्छा मौका था कि आज के दिन जेडी परफ्यूम अंपायर को 50 साल पूरे हुए थे। आज कंपनी की 50वीं सालगिरह भी थी और आज ही सेकंड सीईओ की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। जसवंत साह ने सबकी तरफ देखकर कहा, एंजॉय द पार्टी। और वो तिमिर को लेकर नीचे चले आए। तिमिर सबसे बात कर रहा था क्योंकि यहाँ पर सब उससे मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, क्योंकि सबको इंतजार था। जो अंपायर 50 सालों से जसवंत सा संभाल रहे थे, सब देखना चाहते थे कि उनके बाद उनका वारिस कौन होगा। और आज तिमिर से मिलकर सबको खुशी हो रही थी। तिमिर भले ही सबसे बात कर रहा था, पर वो मन ही मन बोला, 2 पल की खुशी और जिंदगी भर का सदमा मिलने के लिए तैयार हो जाए। और उसने अपने हाथ में पहनी वेस्ट वॉच को देखा। रात तो काफी हो चुकी थी और 10 बजे बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे। तिमिर ने अपनी घड़ी में देखते हुए मन ही मन का, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो वापस सबसे बातें करने लगा। सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पार्टी काफी अच्छी चल रही थी। वहां पर डांस परफॉर्मेंस भी हुए। कई लोग एक दूसरे से मिले। तिमिर सबसे मिला, सबने खाना खाया और 12:02 पर अचानक जसवंत सा के फोन पर एक कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोले, अभी आ रहे हैं हम। और वहां से निकाल कर जाने को हुए कि तिमिर में एकदम से पीछे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?
आप कहाँ जा रहे हैं? जसवंत सा ने हड़बड़ाहट में कहा। फैक्ट्री में आग लग गई है, पता नहीं कैसे। हमें वहां पहुंचना होगा। उनकी बात सुनते ही तिमिर ने कहा, मैं भी चलता हूं, और वो भी उनके साथ निकल गया। और वहां पर खड़े लोगों ने भी ये बात सुनी। पार्टी का माहौल बदल चुका था और सब काफी हड़बड़ा चुके थे। ज्यादातर लोग यहाँ पर कंपनी से ही थे, इसीलिए उन्हें भी फैक्ट्री पहुंचना जरूरी था। वो भी फैक्ट्री पहुंच चुके थे और कुछ लोग जो मेहमान थे उन्हें होटल में ठहराया गया। यहाँ जेडी अंपायर बहुत बड़ी कंपनी और कंपनी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी फैक्ट्री, जहाँ पर परफ्यूम, अलग अलग किस्म के इत्र, सेंट, सब कुछ बनता था। जितनी बड़ी ये कंपनी नहीं थी उससे बड़ी फैक्ट्री थी और यहाँ आते आते फैक्ट्री पूरी बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां खड़ी थी जो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। कई सारे लोग भी यहीं पर थे और दूर से ये नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि आज इतनी धधक चुकी थी कि उसके करीब जाना मतलब मौत को दावत देना। सब दूर से खड़े उस नज़ारे को देख रहे थे और जसवंत था बस चेहरे पर मायूसी लिए उसे देख रहे थे। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश भी की, पर उन्हें रोक लिया गया ये कहकर कि अब अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। वहीं पर पता चल चुका था कि 2 घंटे पहले आग लगी थी और इस 2 घंटे की आग ने पूरी फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये तो वो वक्त पर पहुंच गए इसलिए आग कंपनी तक नहीं पहुंची, वरना कंपनी की बिल्डिंग जलने में भी कुछ बाकी नहीं रह गया था। वो बस एकटक अपनी फैक्ट्री को जलते हुए देख रहे थे। उनकी 50 साल की मेहनत उनके सामने जल रही थी और वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंखों में वही सामने जलती आग दिख रही थी और तिमित जो उनके पास खड़ा था उसकी नजरें भी उस आग पर थी, पर उसके चेहरे पर एक स्माइल की और वो वैसे ही बोला, मुबारक हो सीईओ बनने की खुशी में सबसे बड़ी आतिशबाजी तो यहाँ हुई है। जसवंत सा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और इसी पल में तिमिर ने भी उनकी तरफ देखा। वो बस आवाक से तिमिर को देख रहे थे और तिमिर ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखते जाएं हमारे स्वागत में कितनी आतिशबाजियां होती है और कितने तमाशे होते हैं। जसवंत सा 2 पल उसे देखते रहे और अगले ही पल उन्होंने एकदम उसका गिरेबान पड़ते हुए कहा, ये सब तुमने किया है, हमारी फैक्ट्री को, हमारी 50 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया तुमने। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम तुम्हें। अभी वो बोल ही रहे थे कि तिमिर ने आराम से कहा, सबके सामने 2 घंटे पहले आपने सीईओ बनाया है मुझे। अब आप चाहे तो सबको बता सकते हैं कि ये फैक्ट्री मैंने जलाई है। फिर जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया ना आपने कि मैं आपकी कंपनी का नया सीईओ हूं, तो अब तो आप मुझे अपनी कंपनी से निकल भी नहीं सकते। सो सेड। जसवंत सी बस उसे देखते रह गए। तिमिर ने ऐसी चाल चली थी जिसमें जसवंत सा उलझ चुके थे। उन्हें लगा था ओस की फिक्र में तिमिर ने उनका बिजनेस ज्वाइन करने की बात को मान ली, पर यह सब कुछ गलत हो चुका था। उन्होंने तिमिर को सबके सामने कंपनी का सीईओ बनाया था, जहां मीडिया, उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स, उनके बिजनेस पार्टनर्स और बहुत सारे लोगों के सामने ये चीज अनाउंस हुई थी। अब अगर उन्होंने ये बात सबको बताई कि तिमिर ने ये किया है तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांगने लगेंगे। वो शायद अपने शेयर भी कंपनी से निकाल ले। मीडिया में ये बात उछालती कि जसवंत सा के पोते ने ये किया है, तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। और अब वो तिमिर को सीईओ की पोस्ट से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने हटाया तो सबको एक रीजन देना पड़ेगा और वो ये बात सबको नहीं बता सकते थे कि तिमिर ने ही आग लगाए। वो बस बेचारगी से तिमिर को देख रहे थे और तिमिर उनके करीब आया और उनको गले लगाते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, जैसे मेरी जिंदगी में हो चुका है। जसवंत सा ने अपना सर घुमाकर तिमिर को देखा और तिमिर उनके कान में बोला, ये तो बस शुरुआत है, अगले ब्लास्ट के लिए तैयार रहिएगा। इस बार सिर्फ फैक्ट्री तबाह हुई है, कहीं दूसरे में कंपनी बर्बाद ना हो जाए। उसने ये कहा और उनसे अलग होकर मुस्कुरा कर बोला, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मुझे वहां भी जाना पड़ेगा, मैं चलता हूं। और वो कार में बैठा। उसने कार स्टार्ट कर दी और घर की तरफ निकल गया। उसके दिमाग में बस वही सारी चीज चल रही थी जो अभी हुई। उसे सब याद आ रहा जब वो अर्हित से कॉल पर बात कर रहा था। फ्लैशबैक, अर्हित और तिमिर दोनों फोन पर बात कर रहे थे और अर्हित ने सामने से कहा, मुझे पता है तुमने कुछ ना कुछ सोच कर रखा है। मैं ये चीज मान ही नहीं सकता कि ओस को खतरे में देखकर उसे बचाने के डर से तुमने ये चीज एक्सेप्ट की है। तुम तो डरते ही नहीं हो, पर सच में ये चीज करने सही लग नहीं रही है। मतलब अगर तुम्हें कोई स्टेप उठना भी है तो तुम सीईओ बनकर क्या करोगे? तुम फंस जाओगे, फिर तुम्हें जसवंत सा उस पोस्ट से हटने भी नहीं देंगे, तुम जानते हो ना। अभी अर्हित ने ये कहा ही था और तिमिर एक इविल स्माइल के साथ बोला, तो ये तो अच्छी बात है कि वो मुझे सीईओ की पोस्ट से नहीं हटाएंगे, और अगर ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो यही चीज उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है ना अर्हित।
और बननी भी चाहिए। आई थिंक ये सबसे बड़ी सजा होगी कि वो मुझे सीईओ की पोस्ट से हटा ही ना पाए। अब तक वो तड़प रहे थे कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन करूं, अब वो तड़पेंगे कि मैं उस कंपनी को रिजाइन करूं। आरहित बेचारा खुद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तिमिर क्या करना चाहता है, और वो वैसे ही बोला, तुमने क्या सोचा है, मुझे बताओगे? और तिमिर वैसे ही बोला, कल शाम को अनाउंसमेंट पार्टी है। 50 साल पूरे होंगे उसे परफ्यूम अंपायर को, और 50वीं साल गिरा पर ही वो तमाशा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी 50 साल की मेहनत पर। इस 50 साल की मेहनत को 2 घंटे में बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी तिमिर धनराज गिल नहीं। और फिर वो अर्हित को समझाते हुए बोला, कल शाम को सब लोग पार्टी में होंगे। 50 साल बाद नए सीईओ की अनाउंसमेंट होगी, इसलिए ऑफिस का बच्चा बच्चा उस पार्टी में होगा। पूरी कंपनी पूरी फैक्ट्री खाली होगी और इस चीज का फायदा उठाना है। तुम वहां जाओगे, पूरी कंपनी में पेट्रोल छिड़को, जो कर सकते हो वो करो, पर ध्यान बस इतना रखना कि आग सिर्फ फैक्ट्री में लगनी चाहिए। बर्बाद हो तो सिर्फ फैक्ट्री बर्बाद हो, कंपनी नहीं, समझे? अर्हित कुछ को सोचते हुए बोला, पर कंपनी क्यों नहीं? जब तुम्हारे पास मौका है तो तुम एक ही बार में सब कुछ बर्बाद क्यों नहीं कर देते? और तिमिर एकदम से बोला, एक बार में अगर पेट भर जाए तो खाने का स्वाद नहीं आता, और मेरे लिए किसी को आसानी से बर्बाद कर देना तड़प बन जाता है। सामने वाले को तड़पते देखना ही मेरा आराम है। एक बार में सब बर्बाद हो जाएगा तो तड़प एक बार ही दिखेगी, पर मैं उस इंसान को बार बार तड़पते देखना चाहता हूँ, और कल सिर्फ फैक्ट्री बर्बाद होगी। प्रेजेंट टाइम। तिमिर ने गाड़ी के ब्रेक लगाए। वो घर पहुंच चुका था। वो अपनी कार से बाहर निकाला और टाई को ढीला करते हुए अपना कोट निकाल कर सिया कमरे में चला आया। इस वक्त ओज अकेली कमरे में थी और वो जाग रही थी, क्योंकि संध्या तो अब जा चुकी थी। रात के 12 बजे चुके थे। और इस वक्त तिमिर कमरे में आया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, ओज की नजर दरवाजे पर चली गई। तिमिर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अंदर आ रहा था और उसने अपने हाथ में कोट पकड़ रखा था। उसे ऐसे देख ओज धीरे से बोली, तुम इतनी जल्दी आ गए? मुझे तो लगा था तुम्हारे लिए पार्टी रखी गई है तो पूरी रात वहीं पर रहोगे। पर वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो गुस्से में था, और ओज उसे ऐसे देख खुद में ही बोली, इसे क्या हुआ? कहीं पार्टी में कोई तमाशा तो करके नहीं आया है? और वो खुद नहीं बोल रहा, करके आया भी है तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात है, और मैं क्यों फिक्र करूं? छोड़ो भी। और वो वापस बालकनी से उस चांद को देखने लगी। यही उसके लिए सबसे खूबसूरत नजारा था। उदयपुर, तनुषा विला। रात का वक्त। ओज बेड पर लेटी हुई दरवाजे की तरफ देख रही थी, और इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला। उसने सर उठाकर देखा तो तिमिर बाथरूम से बाहर आ रहा था, पर उसे देखकर ओज की आंखें छोटी हो गई। तिमिर की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो उसे देख वैसे ही बोली, तिमिर आर यू ओके? पर तिमिर ने उसकी तरफ सिर उठाकर तक नहीं देखा। उसका सिर झुका हुआ था और उसने दरवाजे का सहारा ले रखा था, और एकदम से वो जमीन पर गिरा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल तिमिर जमीन पर बेहोश था। वो जैसे ही उठने को हुई, उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द हुआ जो बर्दाश्त से बाहर था, और ये होना भी था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, जिसे उसका अभी अपने पैरों पर चल पाना मुश्किल था। वो बेड पर लेटे लेटे ही जोर से चिल्लाए, संध्या, धर्मा आंटी, प्लीज कोई आए, कोई है, देखिए तिमिर को क्या हो गया है। तिमिर बेहोश था। उसे ओस की आवाज शायद सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो उसे देख रही थी। तिमिर का शरीर कांप रहा था और शायद वो अभी कुछ बड़बड़ा रहा था। वो पूरा बेहोश नहीं था। उसे जरा जरा होश था। शरीर पर पसीना बहे जा रहा था। और उसे ऐसी हालत में देखा ओस डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वो खुद भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो फिर से चिल्लाने लगी, प्लीज हेल्प, कोई आओ यहाँ, तिमिर की हालत देखो प्लीज, कोई है। और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर धर्मा आंटी कमरे में भागते हुए आए। उन्होंने देखा तो तिमिर जमीन पर पड़ा था। वो एकदम से देखकर घबराई और भागकर उसके पास आए। वो तिमिर को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, तिमिर बाबा, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? तिमिर बाबा, पर वो जवाब नहीं दे पा रहा था। ओज ने उसे ऐसे देखकर कहा, आंटी आप प्लीज तिमिर को कैसे करके बेड तक ले आए। धर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर गई और एक दूसरे नौकर को बुला ले आए। उन दोनों ने मिलकर तिमिर को ओज के पास ही बेड पर लेटाया और ओज को सहारा देकर उसे बैठा दिया। ओज ने धीरे से तिमिर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ तिमिर? उसने देखा तिमिर ने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने उसकी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगी। अचानक उसकी नजर एक नंबर पर गई जिस पर लिखा था, डॉक्टर संध्या। ये देखते ही उसने तुरंत इस नंबर पर कॉल कर दिया।
3-4 रिंग में ही सामने वाले ने फोन उठा लिया और ओस जल्दी से बोली, हेलो डॉक्टर, आप प्लीज यहाँ तिमिर धनराजगिल के घर आ जाइए, सीरियस केस है, पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। और सामने से संध्या की घबराई हुई आवाज आए, क्या हुआ तिमिर को, ठीक है ना वो? ओज ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, ये बेहोश हो चुके हैं, शायद बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए। संध्या ने सामने से तुरंत कहा, तुम उसी के पास रहो, मैं आती हूँ। संध्या की बात सुनकर ओज कुछ भी बोल नहीं पाई। यहाँ संध्या तुरंत अपने घर से निकल गई। ओज बस तिमिर का हाथ सहला रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस टाइम में वो क्या कर सकती। वो खुद काफी घबरा गई थी तिमिरगे को ऐसे देखकर। और करीब 15 मिनट बाद संध्या तनुषा विला आ चुकी थी। वो कमरे में आए तो देखा ओज तिमिर के पास बैठी थी और उसके शरीर पर भी कई जगह पर चोटों के निशान थे और पट्टियां बनी थी। वो उसे देखकर हैरान रह गई। वो नहीं जानती ओज को क्योंकि वो नहीं मिली थी उससे। तर अचानक ही उनकी नजर तिमिर पर चली गई। वो एकदम से आए और उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ करते हुए, तिमिर ये क्या हुआ तुम्हें? तिमिर जवाब देने की हालत में नहीं था। उसका शरीर अभी कांप रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। संध्या ने उसे चेक किया, उसकी नब्ज चेक की और उसकी पूरी हालत देखने के बाद बोली, पैनिक अटैक आया है। ओज हैरान थी, तिमिर को पैनिक अटैक भी आते हैं? उस पता नहीं था। उसने संध्या को देखा तो संध्या बोली, कुछ हुआ था, कुछ अजीब जो नहीं होना चाहिए। ओज ने ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, ये तो पार्टी में गए थे, अनाउंसमेंट होने वाली थी आज, वापस आए तो बस ऐसे हालात में। वो बोलते बोलते रुक गई और संध्या ने कहा, पार्टी में कुछ हुआ, कोई था पार्टी में तिमिर के साथ वहां पर था? कोई भी कुछ नहीं बोला था क्योंकि तिमिर के साथ पार्टी में उस वक्त कोई नहीं था। और इतने में धर्मा ने कहा, पार्टी में तो कोई नहीं था पर न्यूज मिली है कि फैक्ट्री जल चुकी है, जसवंत सा की फैक्ट्री में आग लगी थी शायद। जैसे ही संध्या ने ये सुना वो एकदम से तिमिर की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो कुछ इंजेक्शन निकालकर तिमिर को लगाते हुए बोली, तिमिर को आग से डर लगता है, इसे आग देखकर पैनिक अटैक आते हैं, घबराओ मत, बस सुबह तक ठीक हो जाएगा। उन्होंने तिमिर को इंजेक्शन दे दिया। वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए ओज की तरफ देखकर बोली, तुम वाइफ हो इसकी? ओज अब क्या ही बोलती, उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। संध्या को वो बात याद आई जब तिमिर ने कहा था कि उसकी बीवी को उसकी गर्लफ्रेंड कहती है। संध्या के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई पर वो तुरंत गायब भी हो गई और वो बोली, अच्छा ठीक है, ख्याल रखना इसका, मैं चलती हूँ। वो इतना बोल वहां से चला दी। पर ओज एकदम से बोली, डॉक्टर एक मिनट। संध्या रुकी और उसकी तरफ देखा तो वो बोली, आपको कैसे पता कि तिमिर को आग से डर लगता है? आई मीन आप उसे पहले से जानती हो? संध्या हल्का सा मुस्कुराई और तिमिर की तरफ देखते हुए बोली, मासी हूं मैं इसकी। ओज हैरान रह गई। वो आंखें फाड़े बस उसे देखने लगी और संध्या ने कहा, हालत ठीक नहीं है, एक्सीडेंट तुम्हारा ही हुआ था ना? ओज बस धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो संध्या ने कहा, आराम करो, और वो वहां से चली गई। अब ओज को खुद से ही गुस्सा आ रहा था कि उसे ये बात पता कैसे नहीं चली। वो पता नहीं कैसे ही बिहेव कर रही थी तिमिर की मासी के साथ, पर अनायास से नजर तिमिर पर आ गई और उसका सारा ध्यान तिमिर पर आ गया। वो खुद में ही बोली, आग से डरते हो, आग देखकर पैनिक अटैक आते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें आग से इतना डर लगता है? वो बोल ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो धर्म की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में जसवंत था की फैक्ट्री में आग लगी है? धर्मा ने धीरे से हाँ में से हिलाते हुए कहा, बात तो यही सुनी है अभी, फिर पता नहीं, सब लोग वहीं पर थे और आगे हमें नहीं पता। ओज कुछ भी नहीं बोली और धर्मा और वो नौकर दोनों वहां चले गए। अब कमरे में सिर्फ ओज और तिमिर थे। यहाँ दूसरी तरफ संध्या वापस घर जा रही थी और उसे ओज ही दिख रही थी बार बार। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, इसका मतलब तिमिर में सच में शादी कर ली। उस दिन जिसका एक्सीडेंट हुआ और तिमिर की वो हालत ओज उसकी वजह हुई थी। वो कुछ सोचते हुए रुकी और बोली, तिमिर में बदलाव, नए नए बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं अगर ओज चाहे तो, पर क्या उसको पता है कि तिमिर को क्या दिक्कत है? वो रुकी और एक गहरी सांस लेकर बोली, उसे तो ये तक नहीं पता कि तिमिर को आग से डर लगता है। तिमिर की बीमारी के बारे में उसे कैसे पता होगा? संध्या यही सब सोचने लगी और बार बार उसके दिमाग में बस ओज की ही शक्ल आ रही थी और रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह तिमिर की आंख खुली तो उसने गहरी सांस ली और सीलिंग को देखने लगा। उसे फील हो रहा था कि फिर से उसे इंजेक्शन दिए गए हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी रात में उसकी एक भी बार आंख ना खुली होगी।
उसने धीरे से अपनी नजर मोड़कर अपने पास सो रही ओस की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी और उसका हाथ तिमिर के हाथ में था। उसने अपनी उंगलियों से मिलकर तिमिर के हाथ में उलझा रखी थी। तिमिर देख सकता था कि उसके चेहरे पर थकान थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी और बस उसे शांति से देखने लगा। तिमिर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो उसके चेहरे को देखते हुए 2 पल रुक कर बोला, एक और धोखे के लिए तैयार हो जाओ जेलबर्ड। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो आया तो ओस सो ही रही थी। तिमिर चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब ओस की आंख खुली तो उसने तिमिर को अपने आसपास नहीं देखा। वो एकदम से इधर उधर देखने लगी और इतने में संध्या में दरवाजा खोलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? ओस ने उसे देखा और बोली, तिमिर कहाँ है? उसे देखा तुमने? संध्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, स्टडी रूम देखा था। क्या हुआ? सब ठीक है। ओस ने बस हाँ कह दिया और संध्या बोली, चलिए मैं आपको बात दे देती हूँ, और वो बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद वो खुद में ही बुदबुदाए, तुम कब चले गए? मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पूछना था तुमसे ये सब कैसे हुआ? फैक्ट्री में आग कैसे लगी? क्या ये सब तुमने किया है या? पर वो 2 पल रुकी और बोली, अगर ये सब तुमने किया है तो क्यों किया है? पर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो आग से डर लगता है। आह, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? जब संध्या बाहर आई तो हंस कर बोली, आपके सवालों के जवाब मैं देती हूँ। और उसने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, मैं बस 2 मिनट में 2 आई, और वो चली गई। उदयपुर, तनुषा विला। संध्या वापस आ गई। अपने हाथ में अखबार देखते वो अखबार ओस को देते हुए बोली, इसमें सब है। ओस अखबार लेकर पढ़ने लगी गया, जिसमें कल रात जो फैक्ट्री में आग लगी थी उसी की न्यूज़ लिखी थी और पूरा आर्टिकल था। इसमें लिखा था कि फैक्ट्री में कोई गैस ऐसे ही छोड़ दी गई, जिसकी वजह से एक धमाका हुआ। उसी की वजह से ही आग भी लगी, जिसमें फैक्ट्री जल गई। पर कंपनी तक आग पहुंचने से पहले ही वहां पर लोग पहुंच गए, जिससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब अनाउंसमेंट सेरेमनी में थे, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया और इतना नुकसान हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अखबार में ये सब पढ़कर ओस को जरा शांति मिली कि चलो तिमिर ने ये सब नहीं किया। पर पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं उसे शक हो रहा था जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने अखबार साइड में रखा और संध्या ने उसे अच्छे से बात देने के बाद उसे दूसरे कपड़े बदला दिए और फिर बोली, आप मेडिसिन ले लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और वो वहां से चली गई। ओज उसने मेडिसिन ली और उसके दिमाग में अब भी यही सब चल रहा था। कुछ देर बाद संध्या वापस आई तो इस बार उसके साथ रूही भी थी। रूही को उसके साथ देखकर ओस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और रूही एकदम से आकर उसे गले लगाते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी तुम वापस आ गई। तो अना कब वापस आए? मुझे पता भी नहीं चला। मैंने रात को तुम्हारी आवाज सुनी थी पर मेरा दरवाजा लॉक था। उसकी बात सुन ओस को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, और रूही एकदम से उससे अलग होते हुए बोली, तुम्हें ये सब क्या हुआ? ये सारे चोटें तुम्हें कैसी लगी? तुम ठीक हो ना? उसकी बात सुन ओज ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रूही। ओजी बस गिर गई थी तो उन्हें चोट लग गई और कुछ भी नहीं। रूही बस मुस्कुरा दी और उसके पास वापस गले लगाकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो और अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। वो मुस्कुरा दी और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम हो तो मुझे और क्या चाहिए? यहाँ संध्या उन दोनों बहनों का प्यार देख रही थी। वो बस मुस्कुराई और ओस के सामने खाना रखते हुए बोली, चलिए पहले खाना खा लीजिए, और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद जब तिमिर कमरे में आया तो देखा रूही और ओज आपस में बातें कर रही थी। उन दोनों को ऐसे देखे तिमिर ने कहा, तुम दोनों मिल गई? उसकी बात सुन ओज रूही एकदम से हंसी और बोली, तो आप क्या सोच रहे थे हम नहीं मिलेंगे? तिमिर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं मिलेगी? मैंने तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना रखा है। इसी तो घर में हो देखो। रूही एक बार फिर हंस भी और जाकर तिमिर को गले लगा लिया। तिमिर ने उसे गोद में उठा लिया और जाकर ओस के सामने बैठते हुए बोला, दवाई ली? उसने हाँ में सिर हिलाया तो तिमिर ने कहा, खाना खाया? उसने फिर से हाँ में से हिलाया और तिमिर उसे ऐसे देखकर बोला, इंसान हो या बकरी हो, गर्दन हिलाना आता है? ओस झुंझलाए और बोली, तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो जो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? और वो दूसरी तरफ देखने लगी। तिमिर वैसे ही बोला, तुम्हें कौन से सवालों के जवाब चाहिए? ओज एकदम से बोली, रात को क्या हुआ था? जैसे ही तिमिर में ये सुना उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो सर्द आवाज में बोला,
जो हुआ तुम्हारे सामने हुआ, और आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि वो कैसे हुआ या क्यों हुआ। ओस चुपचाप रही, पर अगले ही पल बोली, तारांकन अगर ये सब करना है ना तो मुझे कोई शर्त वर्त नहीं रखनी। मैं मान लूंगी कि तुम्हें बस अपनी बात मनवाना आता है, दूसरे की बात मानना नहीं। तिमिर कुछ पल उसे देखते हुए रुक कर बोला, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, तुम्हारी बात मानने को कहा था, तुम्हारी हर बकवास सुनकर उसका जवाब देने को नहीं, इसलिए बकवास मत करो। ओज ने 2 पल उसे घूरा और बोली, ठीक है तो फिर पैर दबाओ मेरे। जैसे ही ओज ने ये कहा तिमिर की आंखें छोटी हो गई और उसे ऐसे देख वो फिर से बोली, क्या हुआ, नहीं दबा सकते? ठीक है। रूही चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ तो नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर वो चुप थी। तिमिर ने रूही को साइड में बैठाया और खुद ओस के पैरों के पास आकर बैठ गया। वो हैरानी से उसे देखने लगी और तिमिर ने धीरे से उसके पैरों से ब्लैंकेट हटाया और उसके दोनों पैरों को अपने गोद में रख लिए। ओज अब भी हैरान थी और तिमिर धीरे धीरे उसके पैरों को दबाने लगा। ये देखते ही ओज एकदम से बोली, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे पैरों को। पर तिमिर ने बिना कोई हरकत किए बस उसके पैरों को दबाते हुए कहा, पैर दबा रहा हूं और क्या? ओज ने अपने पैर पीछे लेने की कोशिश करते हुए कहा, तिमिर मत करो, पाप लगता है इससे, मैं तो मजाक कर रही थी। तिमिर ने फिर भी उसके पैर नहीं छोड़े और वैसे बोला, क्यों पाप लगता है? ओज वैसे ही बोली, पति पत्नी के पर नहीं छू सकते, पाप लगता है। पर तिमिर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो अब भी उसके पैरों को हल्के हल्के से दबा रहा था और वैसे ही बोला, अगर मैं कहता कि मेरे पैर दबाओ तो तुम दबा देती, तब पाप नहीं लगता। तुम मेरे पैर छू सकती हो तो मैं क्यों नहीं? हस्बैंड वाइफ होना इक्वल होता है सब कुछ, तो फिर ये क्यों नहीं? ओज अब क्या ही बोलती। वो कुछ बोलने को हुई कि तिमिर ने कहा, अब चुपचाप बैठो वरना इतनी जोर से दबाऊंगा कि दर्द होगा और चिल्ला भी नहीं पाओगी। ओज कुछ नहीं बोली, वो चुप हो गई और तिमिर बस उसके पैर दबाने लगा। ओज जो ये देख रही थी शांति से और मन ही मन बोल रही थी, कभी तुम एक सन की तरह बर्ताव करते हो, कभी एक समझदार इंसान बन जाते हो, कभी तुम्हारी आंखों में बस नफरत दिखती है अपने लिए, तो कभी मेरी इज्जत में मोहब्बत जाता देते हो। आखिर हो क्या चीज? क्यों कंफ्यूज किया रहते हो मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? तिमिर चुपचाप अपना काम किया जा रहा था और ओज बस अपने ही सोच में पागल हुए जा रही थी। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। तिमिर हर रोज शाम को ओज को अपने हाथ से खाना खिलाकर उसे दवाई देता था। पूरे दिन वो अपने बिजनेस में रहता था, अपने ऑफिस जाता था और रात को उसको सुलाने के बाद वो पेंटिंग्स बना था जो एग्जीबिशन में जाती थी। उसके जो कोर्स थे 6 महीने वाले वो खत्म हो चुके थे और उसके बाद उसने वापस शुरू नहीं किए थे क्योंकि वो बिजनेस में बिजी हो गया था। पर यह बिजनेस उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, वो ये सब कर रहा था सिर्फ इस बिजनेस को बर्बाद करने के लिए। देखते ही देखते 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच इन 4 महीनों में एक चीज ये हुई थी कि ओज और तिमिर के बीच दोस्ती हो गई थी। दोस्ती किस तरह की? ओज अब तिमिर को सिर्फ नफरत से नहीं देखती थी, उसने तिमिर को देखने का नजरिया बदल लिया था। अब वो एक अच्छे इंसान के नाते भी तिमिर को ढूंढ रही थी अपनी नजरों में, क्योंकि इन 4 महीना में जैसे तिमिर ने उसका ख्याल रखा था, उसके लिए एक लगाव मन में आ जाना लाजमी था। कभी कभार वो ओज के हाथ पैर भी दबाया करता था, उसका सिर दबा दिया करता था। उसे अपने हाथों से खाना तो रोज रात को वो खिला ही रहा था, पर अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो सबकी डांट भी लगा देता था। रूही को भी वो संभाल लेता था कि वो ओज को ज्यादा परेशान ना करे। और इन 4 महीना के बीच रमा जी ने एक भी बार रूही के लिए कॉल नहीं किया। ये चीज कहीं ना कहीं ओज को परेशान कर रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसकी दी हुई चिट्ठी उसकी माँ को मिली भी है या नहीं, पर फिर भी उसे एक सुकून था कि रूही तो उसके पास है। और यही तिमिर जो 4 महीना से सत्या से मिल ही नहीं था, वो उसे रोज कॉल करती थी उसे बुलाने के लिए, पर तिमिर बस इग्नोर किए जा रहा था। पता नहीं क्यों। ओज ने भी जब उससे पूछा था कि डॉक्टर सत्या उसकी मासी है, उसने कभी बताया क्यों नहीं, तो तिमिर ने उसे भी इग्नोर किया। पता नहीं वो क्या चाहता था, पता नहीं। दूसरी तरफ उसके बिजनेस में भी उसने जसवंत सा को खूब मात दी थी। सबसे पहले उनकी फैक्ट्री जालना, फिर नई फैक्ट्री बनने में ही 2.5 महीना लग गया। उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें उनका लॉस गया था। उनकी परफ्यूम अंपार की बहुत सी ऐसी जानकारी जो लीक हो चुकी थी, और इन सारी चीजों से बिजनेस में काफी लॉस भी हुआ था। पर जसवंत सा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि तिमिर ये बिजनेस छोड़ दे, वो बिजनेस से दूर हो जाए, पर अब वो ये भी नहीं करवा पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके शेयर भी धीरे धीरे डाउन होते जा रहे थे,
क्योंकि तिमिर ने तो ठान रखी थी कि वो सब कुछ खत्म कर देगा। जसवंत सा ने कई बार उसे चेतावनी भी दी थी कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर तिमिर को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। ऐसे ही वक्त गुजर और आज तिमिर और ओस की लाइफ में तो सब ठीक था, पर कुछ था जो अभी सही। ओस धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और 4 महीने बाद वो एकदम ठीक थी, पर फिलहाल वो ज्यादा एक्टिव नहीं थी। ना ज्यादा दौड़ भाग सकती थी, ना ही कोई काम कर सकती थी। वो बस हल्का फुल्का चल लिया करती थी, अपने हाथों से अपने रोजमर्रा के काम कर लिया करती थी। पर उसकी दवाएं अब भी चल रही थी और वीकनेस भी थी। आज वो लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने। तिमिर भी उसके साथ था। दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे थे और डॉक्टर ने उसकी फाइल देखते हुए कहा, अब आप बिल्कुल ठीक है, पर वीकनेस तो अब भी है। दवाएं लेते रहिएगा और रूटीन चेकअप कराते रहिएगा, ओके? ओज मुस्कुराई और बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने उन्हें फाइल दी और तिमिर की तरफ देखकर बोला, इनका ख्याल रखिएगा। वीकनेस अभी भी है, हो सकता है कि कभी कभार उल्टियां हो या ये बेहोश हो जाए, चक्कर आए, तो ये नॉर्मल होगा। आप घबराएगा मत, ठीक है? तिमिर ओस को लेकर वहां से चला गया। दोनों घर चले आए। घर आते ही तिमिर ने ओस को उसकी फाइल देते हुए कहा, कमरे में जाओ और आराम करो, और वो खुद स्टडी रूम की तरफ चल दिया। ओस बस उसे देखती रह गई और खुद में बुदबुदाई, समझ नहीं आ रहा है ये सच में अच्छा बन गया है, या फिर मैं बीमार थी और बीमार हूं इसलिए मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। वो खुद में ही बोली, लेट टेस्ट, चलो आज तिमिर धनराज गिल को आजमाते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और वो सीधा कमरे में चली आई। कमरे में आते ही वो बाथरूम में गई और वार्डरोब में अपने लिए कपड़े देखने लगी। आज पहली बार होगा जब ओज उन कपड़ों में कुछ अच्छा ढूंढ रही थी, वरना हमेशा तो वो बस सबसे हल्के कपड़े ढूंढा करती थी, पर आज उसे कुछ अच्छा चाहिए था। और उन कपड़ों के बीच उसे ड्रेस मिली। ड्रेस उसके कपड़ों में क्या कर रही थी उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि आज ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। ये ड्रेस काफी रिवीलिंग थी। एक गाउन था, पार्टी गाउन, जो शायद ओज को काफी फिट पड़ता। इसका एक कट दिख रहा था कि इससे उसका पूरा पैर दिखेगा, और वो स्लीवलेस था जिसे देखकर पता चल रहा था कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा। वो खुद में ही बोली, ये ड्रेस मेरे कपड़ों में क्यों है? इस इंसान ने क्या सोचकर ये कपड़े मेरे लिए? वो कुछ सोचने लगी, पर अचानक ही उसे कुछ आइडिया और खुद में बोली, आजमाना है तो चीज भी तो आजमाने जैसी होनी चाहिए। और उसने वो ड्रेस ली और सीधा शॉवल लेने चली गई। उदयपुर तनुषा विला। ओज इस वक्त कमरे में तैयार हो रही थी। उसने वो ड्रेस पहन ली थी और अब उसे ये काफी अजीब लग रही थी। वो उस बड़े से मिरर के सामने खड़े होते में ही बोली, पहनने को तो पहन ली, पर मुझसा नहीं होगा। ये तो कितने टाइट है, ऐसे तो सांस भी नहीं आएगी, घूमना फिरना तो दूर की बात है, और वैसे भी मुझे कहाँ जाना है भला? उतारूं मैं इस ड्रेस को? वो खुद ही बोली और कपड़े चेंज करने वाली थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आए। वो बाथरूम में थी इसलिए उसे ये तो पता नहीं था कि कौन आया, पर वो खुद से ही बोली, तिमिर तो स्टडी रूम से 3-4 घंटे से पहले निकलेगा नहीं। शायद संध्या है, उसका लास्ट डे है, तो शायद मिलने आए हो। और यही सोचते हुए ओज एकदम से बाहर आ गई और बाहर आते हुए बोली, संध्या तुम जा रही हो? पर वो बोलते बोलते रुक गई जब सामने तिमिर को देखा, और अभी भी वो फोन में कुछ कर रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया और नजर अभी भी फोन में लगाई हुई थी। वो वैसे ही बोला, संध्या चली गई है, कल तुमसे मिलने आ जाएगी। तिमिर ने नजर अभी तक ऊपर की नहीं थी और उसे अपने सामने देखकर ओस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बाथरूम की तरफ भागी कि तिमिर ने से उठाकर उसे दिखा। उसकी ड्रेस ऐसी थी कि उसे भागा भी नहीं जा रहा था। वो एकदम से बोल, स्टॉप। ओज वहीं पर रुक गई, उसके कदम हिले ही नहीं और शरीर डर से कांपने लगा। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और रोनी सी शक्ल बनाकर मन ही मन बोली, तुम्हें क्यों मजा आता है खुद को फंसाने में? कुछ नहीं होने वाला। उसने पलटकर तिमिर की तरफ देखा तक नहीं, और तिमिर जिसने अपना फोन सोफे पर फेंका और ओस की तरफ बढ़ गया। वो एक शिद्दत से उसे देखने लगा और ओस, वो अपनी आंखें बंद किए बस चुपचाप खड़ी थी। तिमिर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए उसे देखने लगा, इधर से, उधर से, आगे से, पीछे से, हर जगह से देखा और फिर बोला, नाइस ड्रेस। ओज अब क्या ही बोलती, वो अभी भी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी और धीरे से बोली, ट्राई कर रही थी। तिमिर बोला, ओके, अच्छी लगी, रहने दो। ओज ने धीरे से आंखें खोल कर देखा तो एकदम से डर ही गई। तिमिर उसके बेहद करीब खड़ा था। उसने डर के मारे जैसे ही देख कदम पीछे लिए कि गिरने को हुई, पर तिमिर ने उसे गिरने से पहले ही हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ओज के दोनों हाथ उसके सीने पर आ गए और तिमिर के हाथ उसके कमर पर थे। वो उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा था। वही ओज डरी आंखों से उसे देख रही थी।
हाँ, वो तिमिर का टेस्ट लेना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। अब उसे पता था कि अब टेस्ट नहीं फुल डिनर होगा, और वो भी उसका खुद का। बेचारी, वो क्या ही बोलती। जानती थी कि 4 महीने तक तिमिर ने उसकी बात मानी थी, पर आज लास्ट डे था जब उसकी शर्त खत्म हो चुकी थी। वो बेचारी से शक्ल बनाए तिमिर को देख रही थी, और तिमिर इविल स्माइल के साथ बोला, आई लाइक इट कि तुमने खुद ही ये सब कर लिया मेरे बोलने से पहले। ओज उससे अलग होने को हुई कितने। तिमिर ने कमर पर पकड़ कसकर कहा, जो तुमने कहा वो मैंने किया, अब मेरी बारी, नो माय टर्न। ओज कुछ भी नहीं बोल पाई और बस अपनी आंखें बंद कर ली। तिमिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा, पर ओज अपना चेहरा पीछे ले रही थी। वो एकदम पीछे की ओर झुक गई थी और तिमिर उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने धीरे से ओज के सिर के पीछे हाथ रखा और एकदम से उसके बालों को पकड़ा। ओज के मुंह से एक आह निकली और उसने आंखें खोलकर तिमिर की तरफ देखा, और तिमिर ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके फोटो को कैप्चर कर लिया। और बस जैसे उस्टर टूट ही पड़ा हो, वो ओज के होठों को पैशनेटली किस किए जा रहा था, और ये काफी पैशनेट थी। वो उसके होठों को बाइट कर रहा था, उन्हें चूम रहा था, उन्हें शक कर रहा था, और उसके हाथ बस तिमिर के कंधे पर थे, क्योंकि वो पूरा उसके ऊपर झुका हुआ था और ओज खुद पीछे की ओर झुकी हुई थी और उसके गर्दन पर अपने होंठ चलने लगा। ओज कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, वो बस चुपचाप खड़ी थी और हाथ धीरे धीरे थे कब तिमिर के सीने से होते हुए उसकी गर्दन तक चले आए थे, ना जाने वो भी तिमिर का साथ देने लगी, उसे पता ही नहीं चला। तिमिर खींचते हुए उसे बेड पर ले आया और उसकी ड्रेस फाड़कर उससे अलग कर दी। ओज ने आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि वो अपनी इस हालत में तिमिर को नहीं देखना चाहती थी, और तिमिर ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, ओपन योर आइज जेलबर्ड। ओज ने नामे गर्दन हिला दी। तिमिर चेहरे की वो स्माइल और बड़ी हो गई। वो एकदम से ओज के ऊपर आया और उसके सिर के पास पिल्लो के ऊपर ही अपना हाथ रखते हुए बोला, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओज ने झट से अपनी आंखें खोली। तिमिर उसके ऊपर था और उसके आंखें खोलते ही एक बार फिर वो उसके होठों पर किस करने लगा। उसने अपने और ओज के बचे हुए कुछ कपड़े भी निकाल दिए और एक बार फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा, लीक करने लगा, शक करने लगा, उसे बाइट करने लगा, और ओज बस उसका साथ दे रही थी। ओज के हाथ तिमिर के बालों में चल रहे थे, उसकी पीठ पर घूम रहे थे, और एकदम से उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर पेन फील हुआ। उसने कस के तिमिर की पीठ पर अपने नाखून गधा दिए और आहें भरने लगी। उसके नाखूनों के निशान तिमिर के पीठ को खरोच रहे थे, पर तिमिर को जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसका सारा ध्यान बस अपने पैशन और अपने प्लेजर पर था, जो वो ओज को भी दे रहा था, और यही चीज पूरी रात चलती रही। कमरे का माहौल ओज की सिसकियां से गूंजे जा रहा था। अगली सुबह जब तिमिर की आंख खुली तो ओज बिना कपड़ों के उसके गले लगे सो रही थी। उसने ब्लैंकेट अपने सीने तक डाल रखा था, और तिमिर बस चुपचाप उसे देख रहा था। 4 महीने बाद पहली बार उसने ओज को छुआ था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि तिमिर उसके साथ कुछ भी करे, इसलिए तिमिर कुछ नहीं रहा था। पर आज जब वो ठीक थी तो उसने मौका नहीं छोड़ा। तिमिर चेहरे को ध्यान से देखने लगा। ओज के चेहरे पर एक सुकून था, ये बता रहा था कि उसे अब इतनी दिक्कत नहीं थी तिमिर के करीब आने से। वो वैसे ही देखते हुए बोला, और अब धोखे की बारी। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अपनी जगह से उठा और बाथरूम में चला गया, और यहाँ ओज इन सबसे अनजान अब भी सुकून से सो रही थी। करीब 2 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो कमरे में अकेली थी। तिमिर उसके आसपास नहीं था। ओज ने गहरी सांस ली और उठकर बेड पर बैठते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? उस इंसान ने 2 महीने तक मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं भूली नहीं हूँ, पर इन 4 महीनों में उसने जो किया है, मैं उसके पीछे क्यों? समझ में नहीं आ रहा कौन सा तिमिर सच है और कौन सा झूठ। वो 2 महीने वाला या ये 4 महीने वाला, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, मुझे पता है कुछ है जिसकी वजह से तिमिर ऐसे रहता है, पर वो बदल रहा है। मैंने उसमें बदलाव देखे हैं। मैंने देखा है उसे खुश होते हुए, दूसरों की फिक्र करते हुए, अपनी फिक्र करते हुए। मैं कैसे मान लूं कि वो सच में गुनहगार है? पर मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मर्डर करते हुए देखा। उसने मेरा रेप किया है, मेरी इज्जत मुझसे छीनी है, मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरा करियर, सब कुछ मुझसे छीना है। क्या मैं 4 महीना के लिए वो सब कुछ भूल जाऊं? ये सारी सोच में थी और वो धीरे से बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में वो भी रेडी होकर नीचे आए तो रूही वहां पर नाश्ता करी थी। ओज उसके पास चली आई और रूही खुश होते हुए बोली, देखो ओजी, मीर भाई ने हम दोनों के लिए पोहा बनाया है। ओज बस चुपचाप उसे देखती रही, अब क्या ही बोलता। वो भी अपनी जगह पर बैठी तो नजर तिमिर के फोन पर चली गई।
वो रूही की तरफ देखते हुए बोली, तिमिल घर पर है। रूही नामे सिर हिलाते हुए बोली, वो तो अभी 10 मिनट पहले ही निकल गए। उसकी बात सुन ओज ने एक नज़र फोन की तरफ देखा और बोली, अब ये तो बजेगा ही, भूल कर जो गया है। उसने तिमिर का फोन उठाया और देखा तो ये नंबर कोई अननोन नंबर था, सेव नहीं कर रखा था। उसने फोन उठाया और सामने से किसी की घबराई सी आवाज आए, तिमिर जल्दी से बेसमेंट में आओ, यहाँ पर राघव की हालत बहुत खराब है, और दूसरी बात पुलिस राघव को ढूंढ रही है, और साथ ही उत्सव के मर्डर को भी। वो फाइल जो तुम कल लेकर गए थे उसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है, प्लीज उसे जला देना। हो सकता है पुलिस तुम तक भी आए, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने तो गवाही दे ही दी होगी तुम्हारे खिलाफ। और उसे इंसान ने ओस की बात सुने बिना ही ये कहते हुए फोन रख दिया कि मैं अभी जल्दी में हूँ। ओस जिसकी बात सुन हैरान रह गई। वो खुद में ही बोली, उत्सव का मर्डर और राघव कौन है? वो इन सब चीजों में उलझी हुई थी और उसे याद आया कि इस इंसान ने एक फाइल की बात की। ओस याद था कि हॉस्पिटल जाने से पहले तिमिर ने फाइल कमरे में रखी थी। वो तुरंत वहां से उठी और सीधे कमरे में चली आई और उस फाइल को ढूंढने लगी। उसको वो फाइल मिल भी गई। उसने वो फाइल खोली और उसे पढ़ने लगी और जैसे जैसे को पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होते जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और शवो खुद में ही बोली, इसका मतलब तुमने धोखा दिया। एक बार फिर तुम नहीं बदल सकते। मेरी गलती थी जो मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम बदल जाओ, पर तुम नहीं बदल सकते। उसने अपनी आंखों से आए आंसुओं को पूछा और उस फाइल को लेकर सीधा नीचे चली आई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये जानना मुश्किल था। उसने रूही का हाथ पकड़ा और तुरंत उसे वहां से उठाते हुए बोली, चलो हम जा रहे हैं। उसे ऐसे देख रूही हड़बड़ाते हुए बोली, अरे पर कहाँ रहे हैं? पोहा तो खा लो। पर ओस कुछ भी नहीं बोली और उसका हाथ खींचते हुए सीधा उसे लेकर बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में एक तरफ पुलिस खड़ी थी और दूसरी तरफ सामने ओज और रूही खड़े थे। यहाँ पुलिस के साथ बहुत सारे लोग भी थे, जो कौन थे ये पता नहीं। ओज, उसकी आंखों में इस वक्त हल्के आंसू थे, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और तभी पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सबकी नजर उसे तरफ चली गई तो देखा ये पुलिस की जीप थी। गाड़ी से पहले पुलिस बाहर आए और फिर उन्होंने पीछे से एक इंसान को बाहर लेकर आए, और ये कोई और नहीं तिमिर था, जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।